ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എക്സൽ പി എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ വിഭാഗം ക്ലാസ് കൂടെ ഈ ചാനലിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി അധ്യാപക പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്കും ഹിന്ദി കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്നവർക്കും വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഹിന്ദി സാഹിത്യം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്. हिंदी साहित्य अवधी, मगधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है. अवधी, मगधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है. हिंदी का आरंभिक साहित्य में कौन कौन आते हैं? अवधी, मगधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी. हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है. हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है. हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: गद्य, पद्य और चंपू. हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है. वे है गद्य, पद्य और चंपू. जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं. गद्य और पद्य के मिश्रण उसे चंपू कहते हैं. खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? इस विषय में विवाद है, लेकिन ज़्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास है परीक्षा गुरु. वो परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं. परीक्षा गुरु को हिंदी के पहली प्रामाणिक गद्य रचना मानते हैं. उसके रचयिता है लाला श्रीनिवास दास. हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है. हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी में हुई, ऐसा माना जाता है. हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं. हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 चरणों में विभक्त किया है. वे हैं आदिकाल 1400 ईस्वी पूर्व. आदिकाल 1400 ईस्वी पूर्व के काल को माना जाता है. और भक्तिकाल 1375 से 1700 तक. भक्तिकाल 1375 से 1700 तक भक्तिकाल माना जाता है. और तीसरा है रीतिकाल. 1700 से 1900 तक रीतिकाल के समय माना जाता है. संवत 1700 से 1900 तक रीतिकाल का समय माना जाता है. और 14 आते हैं आधुनिक काल. उसमें 1850 ईस्वी के पश्चात के काल को माना जाता है. 1850 ईस्वी के पश्चात के काल को आधुनिक काल माना जाता है. और 5वां है नव्योत्तर काल. 1980 ईस्वी के पश्चात को नव्योत्तर काल कहते हैं. आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल को. आदिकाल के बारे में ज़्यादा बातें जानने के लिए ये पढ़ें. हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं. हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं. हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है. हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है. पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था. आदिकाल के वक्त 1400 ईस्वी के पूर्व का काल में पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में शासन चल रहा था. और चंदबरदाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था. उसका दरबारी कवि है
चंद बरदाई। पृथ्वीराज के दरबारी कवि है चंद बरदाई। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बृहत रचना मानी जाती है। सबसे बृहत रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य के सबसे बृहत रचना मानी जाती है। कनौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था, जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। कनौज का अंतिम राठौड़ शासक था जयचंद। कनौज का अंतिम राठौड़ शासक कौन है? जयचंद है, जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। आगे देखते हैं आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को आदिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के आरंभिक काल नाम से अभिहित किया। किसने हिंदी साहित्य को आदिकाल के आरंभिक काल नाम से अभिहित किया? किसने अभिहित किया? मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य को आदिकाल के आरंभिक काल का नाम से अभिहित किया। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, मिश्र बंधु ने। तीसरा प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1929 में। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आदिकाल में रचित चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में। आदिकाल के अधिक साहित्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? आदिकाल के अधिक साहित्य जैन साहित्य में रचे गए हैं। जैन साहित्य में आदिकाल के चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल के रचनाकार है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और उनके कुछ रचनाएं। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। मैथिली भाषा में लिखे हुए विद्यापति पदावली। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली। अगला है शाली भद्रसूरी, भरदेश्वर बहु अलिरास। शाली भद्रसूरी की रचना है भरदेश्वर बहु अलिरास। आदिकाल के एक और कवि है माधवदास चारण। उनके रचना है राम रासो। माधवदास चारण की रचना है राम रासो। अगला है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल हिंदी में लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। अगला कवि है नरपति नाल्ह। बीसलदेव रासो लिखा हुआ है नरपति नाल्ह। बीसलदेव रासो अपभ्रंश हिंदी में लिखा हुआ बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह की कृति है। अब्दुल रहमान संदेशक रासक। अब्दुल रहमान लिखा है संदेश रासक अब्दुल रहमान की कृति है।
दलपति विजय खुमान रासो राजस्थानी हिंदी में लिखा हुआ खुमान रासो दलपति विजय की कृति है। परमाल रासो जगनिक की कृति है। परमाल रासो जगनिक ने लिखा हुआ है। हम्मीर रासो शार्ंगधर में हम्मीर रासो शार्ंगधर से लिखा हुआ है। श्रीधर श्रीधर का लिखा हुआ है रणमल चंद और पीरीचत रायसा रणमल और पीरीचत रायसा। नलह सिंह की रचना है विजय पाल रासो लिखा हुआ है नलह सिंह से। जिन धर्मसूरी उसने लिखा है स्थूली भद्र रास जिन धर्मसूरी की रचना है। जलह कवि की रचना है बुद्धिरासो जलह कवि की रचना बुद्धिरासो। दलहन की रचना है गद्य सुकुमाल रासो दलहन की रचना है गद्य सुकुमाल रासो दलहन। गुलाब कवि करहिया कौ रायसो गुलाब कवि की रचना है करहिया कौ रायसो। मधुकर कवि की रचना है मयंक चंद्रिका जस मयंक चंद्रिका लिखा हुआ है मधुर कवि से। मधुर कवि का रचना है जस मयंक चंद्रिका। जोइंदु की रचना है परमात्म प्रकाश लिखा हुआ है जोइंदु से। अगला है केदार की रचना है जयचंद प्रकाश। स्वयंभू की लिखा हुआ है पौचरियु लिखा हुआ है किससे स्वयंभू से। स्वयंभू की रचना है पौचरियु। हरप्रसाद शास्त्री उसकी रचना है बौद्ध गान और दोहा। हरप्रसाद शास्त्री की रचना है बौद्ध गान और दोहा। योग सार लिखा हुआ है सान्यधम्म दोहा नामक कृति योग सार से लिखा हुआ है। धनपाल की रचना है बवियत कहा। धनपाल की रचना का नाम है बवियत कहा। लक्ष्मीधर की रचना क्या है प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना है। अमीर खुसरो की रचना है किस्सा चाहा दरवेश कालिक भारी। अमीर खुसरो की रचना है किस्सा चाहा दरवेश खालिक भारी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।